हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बॉन्ड सीरीज की सबसे पहली मूवी है जो सन 1962 में रिलीज हुई थी और इसकी कुल लागत $1 मिलियन थी और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने $59.6 मिलियन की कमाई की थी। तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो एक जगह पर बैठकर ताश खेल रहे होते हैं और इन्हीं में एक आदमी होता है जिसका नाम स्ट्रिंग रेंज होता है, जो इनसे कहता है अब मुझे जाना होगा क्योंकि मेरा एक अर्जेंट कॉल आने वाला है। अक्सर मेरे बॉस मुझे इसी टाइम पर कॉल करते हैं। इतना कहकर स्ट्रिंग रेंज यहाँ से चला जाता है। दरअसल स्ट्रिंग रेंज खुफिया ब्रिटिश एजेंसी CIA का एजेंट होता है। स्ट्रिंग रेंज जब अपनी कार में बैठ रहा था तब कुछ अनजान लोग आकर उसे गोली मार देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके दूसरी ओर यही लोग जिन्होंने स्ट्रिंग रेंज को मारा था ये इसके घर जाकर इसकी सेक्रेटरी को भी मार देते हैं और वहाँ से कुछ जरूरी फाइलें चुरा लेते हैं। इसके दूसरी ओर हेडक्वार्टर के लोग जेम्स बॉन्ड से कॉन्टेक्ट करते हैं। वही जेम्स बॉन्ड को एक कैसीनो में दिखाया जाता है जहाँ पर जेम्स पोकर खेल रहा होता है। वही जेम्स के सामने एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम स्ट्रेंज होता है। ये जेम्स को गोल्फ खेलने के लिए इनवाइट करती है बट जेम्स को अर्जेंट हेडक्वार्टर बुलाया गया होता है, इसलिए जेम्स गेम छोड़कर हेडक्वार्टर चला जाता है जहां उसके बॉस उसे बताते हैं कि जमैका में हमारा एक एजेंट स्ट्रिंग रेंज कहीं गायब हो गया है और साथ ही उसकी सेक्रेटरी भी कहीं गायब हो गई है। स्ट्रिंग रेंज अमेरिकी रॉकेट लॉन्च कोऑर्डिनेटर था जो अमेरिका में रॉकेट लॉन्च में मदद करता था और अब उसके गायब होने से प्रोजेक्ट बीच में ही रुक गया है और अमेरिका की मिसाइल भी जंगलों में कहीं गिर गई है क्योंकि रॉकेट लॉन्च के कोऑर्डिनेट उसके पास थे और अब अमेरिका एक और सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है और वो चाहते हैं कि दोबारा कोई गड़बड़ी न हो। इसीलिए ये लोग बॉन्ड को जमैका जाने के लिए कहते हैं ताकि स्ट्रिंग रेंज का पता लगाया जा सके। इसके बाद जेम्स जमैका आ जाता है जहाँ एयरपोर्ट पर जेम्स को जॉनसन नाम का एक आदमी मिलता है जो जेम्स को बताता है कि उसको गवर्नमेंट हाउस से पिकअप करने के लिए भेजा गया है। पर जेम्स को थोड़ा शक होता है और वो कंफर्म करने के लिए पास के एक टेलीफोन बूथ से गवर्नमेंट हाउस को फोन करता है जहाँ उसे पता चलता है उसे लेने के लिए कोई नहीं आने वाला था। जेम्स अब समझ जाता है कि ये दुश्मन का आदमी है। फिर भी जेम्स टेलीफोन बूथ से बाहर निकलकर उसी आदमी के साथ गाड़ी में बैठ लेता है। थोड़ी देर बाद जब ये लोग जा रहे होते हैं तो कुछ लोग इनका पीछा करते हैं। जेम्स बॉन्ड जॉनसन को गाड़ी तेज चलाने के लिए बोलता है और जॉनसन ऐसा ही करता है। इसके बाद जेम्स जॉनसन को गाड़ी दूसरी तरफ झाड़ियों के पीछे लेने को बोलता है और इस तरह से इनका पीछा करने वाली कार इन्हें देख नहीं पाती और ये लोग बच जाते हैं। पर जेम्स बॉन्ड को ये पता होता है कि जॉनसन भी दुश्मन का आदमी है, इसलिए वो जॉनसन को गन पॉइंट पर लेता है और उसको गाड़ी से बाहर निकलने को बोलता है। जेम्स बॉन्ड जॉनसन से पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो, पर जॉनसन बॉन्ड को कुछ नहीं बताता और साइनाइड खा लेता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जेम्स बॉन्ड जॉनसन की बॉडी को गाड़ी में रखकर गवर्नमेंट हाउस ले जाता है जहाँ वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलता है और इस ड्राइवर जॉनसन की जाँच करवाने को बोलता है और यहाँ जेम्स को बताया जाता है ये जो कार है वो चोरी की है और ड्राइवर का भी कुछ खास पता नहीं चल पाया है। जेम्स यहाँ खड़े पुलिस ऑफिसर से पूछता है स्ट्रिंग रेंज लास्ट टाइम किन किन लोगों से मिला था। ऑफिसर उसे बताता है स्ट्रिंग रेंज को लास्ट टाइम क्वींस क्लब में उसके दोस्तों के साथ देखा गया था जिसमें एक इंडियन आर्मी के रिटायर्ड जनरल और उसके खास दोस्त प्रोफेसर डेंट थे। प्रोफेसर डेंट की एक लैब भी है। इसके बाद जेम्स बॉन्ड स्ट्रिंग रेंज के घर जाकर छानबीन करता है जहाँ उसे एक किताब में एक रिपोर्ट मिलती है जो प्रोफेसर डेंट के लैब की होती है और साथ में जेम्स को एक फोटो दिखाई देती है जिसमें स्ट्रिंग रेंज एक मछुआरे के साथ खड़ा होता है। जेम्स पास में खड़े ऑफिसर से कहता है इस आदमी का पता करके बताओ ये कौन है, क्योंकि ये वही आदमी होता है जो एयरपोर्ट से आते वक्त जेम्स का गाड़ी में पीछा कर रहा था, जिसको जेम्स इस फोटो से पहचान लेता है। और फिर जेम्स स्ट्रिंग रेंज के दोस्तों से मिलने जाता है ताकि स्ट्रिंग रेंज का कुछ पता लगाया जा सके। यहीं पर प्रोफेसर डेंट और बाकी सब होते हैं। इनसे पूछने पर जेम्स को बताया जाता है कि स्ट्रिंग रेंज अक्सर मछलियाँ और ताश के अलावा कोई दूसरी बात हमसे शेयर नहीं करता था और अक्सर वो अपने दोस्त कोरल के साथ मछली पकड़ने समंदर में जाया करता था। वही कोरल एक मछुआरा होता है जिसके साथ स्ट्रिंग रेंज की तस्वीर उसके घर पर होती है और ये आदमी एयरपोर्ट से आते वक्त जेम्स का पीछा भी कर रहा था। इसके बाद जेम्स कोरल से मिलने के लिए जाता है। जेम्स कोरल से स्ट्रिंग रेंज के बारे में पूछता है पर कोरल जेम्स को कुछ नहीं बताता और जेम्स को एक बार में ले जाता है जहाँ एक मैनेजर और कोरल जेम्स पर हमला कर देते हैं, पर जेम्स इन दोनों पर भारी पड़ता है। वही पीछे से इनका एक और साथी
साथ ही आ जाता है और वो जेम्स की गन छीन लेता है। इसका नाम फिनिक्स होता है। जेम्स की गन से फिनिक्स को पता चल जाता है कि जेम्स CIA एजेंट है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की गन CIA एजेंट के पास ही होती थी। और फिर फिनिक्स जेम्स को बताता है वो भी CIA के लिए काम करता है। फिनिक्स जेम्स को ये भी बताता है मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पर देखा था, पर तुम दुश्मन के साथ चले गए थे और मुझे ये लगा कि तुम दुश्मन के आदमी हो। अब ये सभी मिलकर स्ट्रिंग रेंज के केस को सुलझाने में लग जाते हैं। जेम्स से पूछने पर कोरल बताता है कि वो स्ट्रिंग रेंज के साथ काफी बार क्रिप्की आइलैंड पर गया था और वे लोग वहाँ से कुछ मिट्टी और पत्थर के सैंपल लेकर आए थे, जिन्हें स्ट्रिंग रेंज ने प्रोफेसर डेंट के लैब में जांच के लिए भेजा था। यह फिनिक्स जेम्स को बताता है कि क्रिप्की आइलैंड एक सन की चाइनीज का है जिसका नाम डॉक्टर नो है और वो अपने आइलैंड पर किसी को भी नहीं आने देता। और अगले दिन जेम्स बॉन्ड प्रोफेसर डेंट के ऑफिस जाता है, जहाँ वो प्रोफेसर डेंट से कहता है मुझे स्ट्रिंग रेंज के ऑफिस से ये टेस्ट रिपोर्ट मिली है जो आपने बनाई है, ये किस बारे में है। इस पर प्रोफेसर डेंट जेम्स को बताते हैं स्ट्रिंग रेंज मेरे पास कुछ पत्थर लेकर आया था, क्योंकि उसका मानना था कि ये पत्थर काफी कीमती है, पर उन पत्थरों में ऐसा कुछ खास नहीं था। ये उन्हीं पत्थरों की रिपोर्ट है। यहाँ जेम्स समझ जाता है कि प्रोफेसर डेंट उससे कुछ छिपा रहे हैं। वो उनसे कुछ नहीं पूछता और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद प्रोफेसर डेंट क्रिप्की आइलैंड पर जाते हैं और वहाँ डॉक्टर नो से मिलते हैं और उसे जेम्स के बारे में बताते हैं और कहते हैं जेम्स धीरे धीरे सब कुछ पता लगा रहा है और बहुत जल्द वो क्रिप्की आइलैंड पहुँच जाएगा। इस पर डॉक्टर नो डेंट से कहते हैं वो कभी क्रिप्की आइलैंड नहीं पहुँचना चाहिए और उसे एक जहरीली मकड़ी देते हैं जिसे ले जाकर जेम्स के कमरे में छोड़ देते हैं। लेकिन जेम्स बॉन्ड को पता लग जाता है कि उसके बाद उसके कमरे में कोई आया था और जब जेम्स सोने के लिए जाता है तब उसके बिस्तर पर वही जहरीली मकड़ी होती है। लेकिन उसके काटने से पहले जेम्स उस मकड़ी को मार देता है। और अगले दिन जेम्स गवर्नमेंट हाउस जाता है, जहाँ वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलता है और उससे पूछता है आप क्रिप्की आइलैंड के बारे में क्या जानते हो। वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी बताते हैं कि क्रिप्की आइलैंड पर स्ट्रिंग रेंज छानबीन कर रहे थे, उसके पास जो फाइल थी वो भी उनके लापता होने के साथ गायब हो गई। और फिर जब जेम्स यहाँ से जाने लगता है वो देखता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी की कलीग जिसका नाम स्टैरो होता है वो छिपकर इनकी बातें सुन रही होती है, पर जेम्स उसको कुछ नहीं कहते और उसको डिनर पर चलने का प्रपोजल देते हैं। इस पर स्टैरो मान जाती है और जेम्स को अपने घर डिनर के लिए बुलाती है। इसके बाद जेम्स कोरल के पास जाता है और एक मशीन से कोरल की बोट को चेक करता है जहाँ स्ट्रिंग रेंज ने वो सैंपल रखे थे। इसे जेम्स को पता चल जाता है कि वो सैंपल रेडियो एक्टिव थे और प्रोफेसर डेंट ने उनसे झूठ बोला है और यहाँ प्रोफेसर डेंट की चोरी पकड़ी जाती है और जेम्स समझ जाता है कि प्रोफेसर डेंट कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। यहाँ जेम्स कोरल से पूछता है कि तुम मुझे क्रिप्की आइलैंड कब ले जा रहे हो। इस पर कोरल कहता है मैं आपको वहाँ नहीं ले जा सकता, मुझे डर लगता है क्योंकि उस आइलैंड पर ड्रैगन रहता है जो आग उगलता है, मैंने उस ड्रैगन को अपनी आंखों से देखा है। इस पर जेम्स कहता है कुछ भी हो हमें वहाँ जाना होगा और कोरल जेम्स को कहता है ठीक है मैं कल सुबह 7 बजे तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। इसके बाद जेम्स स्टैरो के घर जाता है क्योंकि आज जेम्स और स्टैरो एक साथ डिनर करने वाले थे। लेकिन जब जेम्स स्टैरो के घर जा रहा होता है तो रास्ते में कुछ लोग गाड़ी से जेम्स का पीछा करते हैं, जिन्हें जेम्स अपनी चालाकी से खाई में गिरा देता है और वे लोग मर जाते हैं। और जब जेम्स स्टैरो के घर पहुंचता है तो वो जेम्स को देखकर चौंक जाती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके थोड़ी देर बाद स्टैरो के पास एक कॉल आता है जिसके दूसरी तरफ एक आदमी होता है जो स्टैरो से कहता है जेम्स बॉन्ड बच गया है और हमारे आदमी मारे गए। स्टैरो उससे कहती है मुझे पता है क्योंकि जेम्स मेरे पास आया हुआ है। इस पर फोन पर जो आदमी होता है वो स्टैरो से कहता है ठीक है तुम उसको रोके रखो, हम आ रहे हैं। मतलब स्टैरो भी उन्हीं लोगों के साथ मिली हुई थी जिन्हें स्ट्रिंग रेंज को मारा था और ये सभी लोग जेम्स बॉन्ड को मारने की प्लानिंग कर रहे थे ताकि जेम्स को स्ट्रिंग रेंज के बारे में पता ना चल सके। स्टैरो या जेम्स के साथ इंटीमेट होती है और जेम्स को उलझाई रखती है। इसके बाद जेम्स स्टैरो से कहता है चलो कहीं बाहर खाने के लिए चलते हैं, पर स्टैरो जेम्स से कहती है नहीं मैं आपके लिए यही चाइनीज बना दूंगी। पर जेम्स कहता है मुझे इटालियन खाना है और वो स्टैरो को बाहर डिनर करने के लिए मना लेता है और टैक्सी को फोन करता है। और जब ये लोग बाहर जा रहे होते हैं तब एक पुलिस ऑफिसर टैक्सी में बैठा होता है और जेम्स स्टैरो को उसके साथ बिठा देता है क्योंकि यहाँ जेम्स समझ चुका होता है कि स्टैरो ने ही उसे मारने का प्लान किया था और अब उसके साथी भी आने वाले हैं क्योंकि जेम्स ने स्टैरो की फोन की बातें सुन ली होती है। इसके बाद में जेम्स स्टैरो के घर में वापस आता है और बेड पर पड़े कपड़ों को ऐसे लगा देता है जैसे वहाँ कोई सो रहा हो और खुद दरवाजे के पीछे गन लेकर बैठ जाता
है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कोई आदमी दरवाजा खोलकर बिस्तर पर फायर करता है क्योंकि उसको लगता है कि जेम्स वहाँ सो रहा है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर डेंट होता है। जेम्स प्रोफेसर डेंट के पीछे गन तान देता है और प्रोफेसर से गन फेंकने के लिए कहता है। जेम्स प्रोफेसर डेंट से कहता है, मुझे तुम पर शक तभी हो गया था जब तुमने रेडियो एक्टिव पत्थरों की झूठी रिपोर्ट बनाई थी। इसके बाद जेम्स प्रोफेसर से पूछता है, तुम किसके लिए काम करते हो? प्रोफेसर डेंट जेम्स से कहता है, अगर तुम जान भी गए तो तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगे और तुम भी स्ट्रिंग रेंज की तरह मारे जाओगे। और प्रोफेसर डेंट अपनी गन से जेम्स को मारने की कोशिश करता है पर उससे पहले जेम्स उसको मार देता है। और इसके बाद जेम्स और कोरल रात को ही क्रिप्की आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं ताकि रात में इनको कोई देख ना पाए। और ये लोग क्रिप्की आइलैंड पहुंच जाते हैं और सुबह होने तक आराम करने का फैसला करते हैं। और अगली सुबह जब ये सोकर उठते हैं तब इन्हें इस आइलैंड पर एक लड़की दिखाई देती है जो समंदर से सीपियां पकड़ रही होती है। इस लड़की का नाम हनी राइडर होता है। जेम्स के पूछने पर हनी बताती है, सर इस आइलैंड पर सीपियां पकड़ने के लिए आती है जिसको वो इंग्लैंड जाकर बेच देती है और वहाँ इन सीपियों के उसे अच्छे दाम मिल जाते हैं। और इसके कुछ देर बाद यहाँ कुछ लोग आते हैं जो डॉक्टर नू के सिपाही होते हैं जिन्हें देखकर ये लोग छिप जाते हैं। ये लोग इनसे कहते हैं, हमें पता है तुम यहाँ छिपे हुए हो। और ये लोग अपने शिप से इन पर गोलियां चलाने शुरू कर देते हैं पर जेम्स और इनके साथी बाहर नहीं आते और डॉक्टर नू के सिपाही यहीं से वापस चले जाते हैं। इसके बाद जेम्स हनी से कहता है, ये लोग कभी भी यहाँ दोबारा वापस आ सकते हैं, तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। पर हनी देखती है इन लोगों की गोलियों की वजह से उसकी बोट में छेद हो गया है और वो वापस नहीं जा सकती और हनी भी इस आइलैंड पर फंस जाती है। और अब रात को डॉक्टर नू के सिपाही वापस आते हैं और अब की बार वो अपने साथ एक टैंक मशीन लाते हैं जिसे कोरल ड्रैगन समझ रहा था। सिपाही इन पर टैंक से गोलियां चलाते हैं, बदले में जोन्स और कोरल भी इस पर गोली चलाते हैं। सिपाही टैंक से कोरल पर आग छोड़ते हैं जिससे कोरल जल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और फिर ये सिपाही जेम्स और हनी को पकड़ लेते हैं और अपने साथ डॉक्टर नू के ठिकाने पर ले जाते हैं जहाँ ये लोग जेम्स और हनी को अच्छी तरह से वॉश करते हैं क्योंकि बाहर से आने की वजह से उनके शरीर पर रेडियो एक्टिव पार्टिकल चिपके होते हैं। इसीलिए ये पहले इन लोगों को डिकंटेमिनेट करते हैं और इनको एक रूम में ले जाते हैं जहाँ इनकी अच्छे से खातिरदारी की जाती है। यहीं पर एक लड़की होती है जो जेम्स से कहती है, डॉक्टर नू आपको डिनर पर मिलेंगे, तब तक आप अच्छे से आराम करो। और ये इन्हें पीने के लिए एक चाय देते हैं जिसे पीने के बाद जेम्स और हनी बेहोश हो जाते हैं। और जब इनको होश आता है तो इन्हें अच्छे कपड़े पहनने के लिए दी जाए और डॉक्टर नू के पास डिनर के लिए ले जाया जाता है जहाँ हमें पहले डॉक्टर नू को दिखाया जाता है। डॉक्टर नू एक चाइनीज है जो साइंटिस्ट है और इस टापू पर गैर कानूनी तौर से परमाणु हथियार बना रहे हैं जिससे ये टापू रेडियो एक्टिव हो गया है, जिसका पता स्ट्रिंग रेंज को चल गया था क्योंकि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की वजह से कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी में गड़बड़ी हो रही थी जिससे अमेरिका का रॉकेट लॉन्च सफल नहीं हो सका। और स्ट्रिंग रेंज को अब इसका पता चल गया था, इसलिए डॉक्टर नू ने स्ट्रिंग रेंज को मरवा दिया था। यहाँ डॉक्टर नू जेम्स बॉन्ड को अपने साथ मिलने का ऑफर देते हैं और उसे कहते हैं कि मैं स्पेक्टर के लिए काम करता हूँ। स्पेक्टर का मतलब स्पेशल एग्जीक्यूटिव फॉर काउंटर इंटेलिजेंस टेररिज्म और रिवेंज एक्सटॉर्शन होता है। ये एक तरह की डॉक्टर नू की ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे डॉक्टर नू ने ही शुरू किया होता है। डॉक्टर नू जेम्स बॉन्ड से कहता है, अगर तुम भी मेरे काम में मेरा साथ दो तो हम इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। पर जेम्स बॉन्ड डॉक्टर नू का साथ देने के लिए मना कर देता है और डॉक्टर नू से कहता है, मैंने तुम्हारे इस टापू की सारी इंफॉर्मेशन CIA को भेज दी है और तुम अब बच नहीं पाओगे। तभी वहाँ डॉक्टर नू का एक आदमी आता है जो डॉक्टर नू से कहता है, अमेरिका ने अपनी सैटेलाइट लॉन्च प्रोसेस को शुरू कर दिया है, हमें आपकी कंट्रोल रूम में जरूरत है। यानी कि ये लोग आज फिर अमेरिका के प्रोजेक्ट में गड़बड़ी करके उसे रोकने वाले थे। और फिर डॉक्टर नू जेम्स बॉन्ड से कहता है, तुमने मुझे निराश किया। और वो अपने आदमियों से कहता है, इसकी अच्छे से खातिरदारी करो। और इतना कहकर डॉक्टर नू चला जाता है और डॉक्टर नू के आदमी जेम्स को बहुत मारते पीटते हैं और जेम्स को एक कमरे में बंद कर देते हैं। दरअसल ये एक तरह की जेल होती है। जेम्स को इस कमरे में एक वेंटिलेशन दिखाई देता है पर जैसे ही वो इसके जाल को छूता है तो उसे जोर का करंट लगता है। इस पर जेम्स अपने पैर से एक जूता निकालता है और उससे वेंटिलेशन का जाल को तोड़ देता है और उस वेंटिलेशन के अंदर चला जाता है। इस वेंटिलेशन का दूसरा सिरा डिकंटेमिनेट चैम्बर में खुलता था जहाँ से जेम्स बाहर निकल जाता है। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक डॉक्टर कपड़े चेंज करने के
लिए आता है, जहां जेम्स उसे मार के उसका सूट पहन लेता है और कंट्रोल रूम के अंदर घुस जाता है, जहां डॉक्टर नो और उसके साथ और भी साइंटिस्ट बैठे होते हैं जो अमेरिका के सैटेलाइट प्रोजेक्ट को रोकने के लिए उस पर रेडियो एक्टिव बीम से हमला करने वाले थे, जो कुछ देर बाद शुरू होने वाला था। जेम्स बॉन्ड यहाँ इन लोगों के बीच घुल मिल जाता है और इनको रोकने के लिए एक रिएक्टर प्रेशर वॉल को खोल देता है, जिससे इनके मिसाइल लॉन्च सिस्टम में टेक्निकल खराबी आ जाती है, जिसे मिसाइल सिस्टम एक्स्ट्रा हीट हो जाता है और यही फटने वाला होता है, जिससे यहाँ भगदड़ मच जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। यहीं पर डॉक्टर नो और जेम्स बॉन्ड के बीच में फाइट होती है, जिसमें जेम्स बॉन्ड डॉक्टर नो को एक मरकरी सॉल्यूशन में गिरा देता है, जिसे डॉक्टर नो की मौत हो जाती। पर अब ये पूरा टापू भी तबाह होने वाला होता है और सभी लोग अपनी जान बचाने में लगे होते हैं। इसके बाद जेम्स हनी को बचाता है, जिसे इन लोगों ने कैद कर रखा होता है, और फिर जेम्स और हनी एक बोट लेकर इस टापू से निकल जाते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये बॉन्ड सीरीज की पहली फिल्म थी जिसे लोगों ने खूब पसंद किया और इसके बाद बॉन्ड सीरीज की कुल 26 फिल्में आ चुकी हैं। और अगर आपको बॉन्ड सीरीज की मूवीज देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।